गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सी आर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं वंडरिंग माइंड्स के इस चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ स्टेट में हुई सेट एग्जामिनेशन का इंग्लिश का टोटल सॉल्यूशन। इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस आए, कहाँ से आए, इन सब चीजों को हम लोग इस आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफी लंबे समय बाद में एक बार हम फिर मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट में जो सेट एग्जामिनेशन पिछले संडे को हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए उसका मुझे डी सीरीज मिला है, और डी सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन थे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का था। आजकल नेट और सेट एग्जाम में मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी दो मैचिंग भी अगर हमें आती हैं, कई बार तो तीन से होता है, लेकिन अगर दो मैच भी हम पकड़ पाते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। पहला मैच इंडियन राइटर्स और उनके वर्क्स को लेकर है, और इनको हमें ठीक से मैच करना है। राइटर्स हैं गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, पावली सेनगुप्ता। इनमें से गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर तीनों ही बहुत फेमस हैं। पावली सेनगुप्ता शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, माइनर ऑथर हैं, तो इसलिए थोड़े से कम फेमस है। हालांकि एक किसी और स्टेट के सेट में इनका एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, वर्क्स पर ही पूछा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए कि माइनर ऑथर्स जो भी होते हैं उनके मेजर वर्क के बारे में ही पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि गिरीश कर्नाड के दो प्ले जो इधर वर्क्स वाले में 3 नंबर पर दिए हुए है बदन और नागमंडल हैं। बादल सरकार के दो प्ले पगला घोड़ा और बाकी इतिहास। विजय तेंदुलकर के भी दो प्ले हैं, अर्ध सत्य, सांतना कोर्ट चालू आहे, मराठी में नाम दिया हुआ है। पावली सेनगुप्ता के दो स्टोरी कलेक्शन के नाम है, द स्टोरी ऑफ द रोड और द नॉटी डॉग एंड स्टोरीज। तो हमारा आंसर इसमें होगा सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पेरिपेटिया इज सीन इन ट्रेजेडी व्हेन देयर इज ए रिवर्सल ऑफ फॉर्चून एज। ट्रेजेडी में हम पेरिपेटिया किसे कहते हैं, यही इसका सीधा सीधा सा मीनिंग है कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है। कब, कौन सी सिचुएशन आती है तब। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, अरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में पेरिपेटिया को डिफाइन किया है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि पेरिपेटिया एक रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है। कब, जब प्रोटोगोनिस्ट, किसी भी प्ले का प्रोटोगोनिस्ट ये उम्मीद करता है कि अब उसके साथ अच्छा होने वाला है और वो उसका विपरीत हो जाए। आ, उन्होंने इडिपस रेक्स का एग्जाम्पल दिया है और बताया है कि किस तरह से इडिपस यह उम्मीद करता है कि उसके मैसेंजर्स उसके लिए कोई अच्छा संदेश लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होकर इसके विपरीत होता है, और वो उसके लिए जो संदेश लेकर आते हैं वो उसके लिए बुरा है। तो आंसर डी करेक्ट है। when the protagonist take a course of action and it brings about the opposite of expected results, जैसा कि इडिपस ने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उसका बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट निकल कर आया। तो डी आंसर करेक्ट। तीसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो डायलॉग के फॉर्म में है। देखिए, प्लेटो के सारे जो वर्क्स हैं डायलॉग के फॉर्म में है, और ये सबसे पुराना जनर है। इसमें से ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो ड्रेटन ने लिखा है वो डायलॉग फॉर्म में है, जहाँ चार अलग अलग व्यक्ति हैं और अपने डायलॉग्स के माध्यम से इस पूरे वर्क को आगे बढ़ाते हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट। फोर्थ इज द अप्रोप्रिएट फ्रेज टू डिस्क्राइब बेन जॉनसन्स कॉमेडी इज। बेन जॉनसन ने जितनी भी कॉमेडीज लिखी हैं उनको हम क्या कह सकते हैं। ऑफ कोर्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इसका राइट आंसर है। कॉमेडी ऑफ मैनर, डार्क कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, ये बेन जॉनसन ने नहीं लिखे। बेन जॉनसन की जितनी भी कॉमेडीज हैं वो कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर कहलाती हैं। तो आंसर ए इज करेक्ट। देन फिफ्थ, फिफ्थ अगेन मैचिंग, और इस बार हमारे पास अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं और उनके वर्क्स हैं जिनको हमें मैच करना है। लिस्ट ए में टेनिस विलियम्स, आर्थर मिलर, यूजिन ओनील, लॉरेन हेंसबरी, और सामने इनके प्लेस दिए हुए हैं, इनको हमें मैच करना है। तो देखिए, टेनिस विलियम्स का द ग्लास मेनेगरी, ये इनका बहुत ही फेमस प्ले है। आर्थर मिलर का
ऑल माई सन्स, ये इनका सेकंड प्ले था। यूजिन ओनिल का डिजायर अंडर द एल्म्स, ये प्ले है। और लॉरेन हेंसबरी का सबसे फेमस प्ले ए रेजिन इन द सन। तो इन मैचिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नोट बाय बर्नार्ड शा? बर्नार्ड शा के द्वारा लिखा गया कौन सा प्ले नहीं है? मीन तीन है, एक नहीं है, पहला ही नहीं है। द स्किन गेम्स 1920, दिस प्ले इज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। बाकी पिग्मेलियन, आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन जो उनका सबसे बेस्ट प्ले कहा जाता है, ये सारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, द स्किन गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर मैचिंग वाला। ऑथर्स हैं और उनके वर्क्स दिए हुए हैं। इस समय हमारे पास फिर ड्रामेटिस्ट हैं, जॉन वेबस्टर, विलियम कॉनग्रीव, आरबी शेरिडन, जेएम बेरी। तो देखिए, जॉन वेबस्टर का प्ले डचीज ऑफ माल्फी बहुत फेमस प्ले है जॉन वेबस्टर का। विलियम कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, आरबी शेरिडन का द स्कूल ऑफ स्कैंडल्स, और जेएम बेरी का द लिटिल व्हाइट बर्ड। तो इसके हिसाब से हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, quotation is given, if after every tempest comes such calm, may the wind blow till they have awakened death, the above dialogue is extracted from कौन से प्ले से लिया गया है? ऑफ कोर्स ओथेलो से। ओथोल ओथेलो जो प्ले है उसके सेकंड सीन से ही ये डायलॉग लिया हुआ है, जब ओथेलो और उसके साथी युद्ध पर जाने के लिए तैयार हैं, तो वहां से लिया हुआ है। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से ये डायलॉग जो टेम्पेस्ट, वर्ड टेम्पेस्ट यूज किया है, टेम्पेस्ट और डेथ, जो टेम्पेस्ट वाला है यागो फिर इसको किस तरह से रिवर्स कर देता है और एक भूचाल ओथेलो और डेस्डेमोना की लाइफ में लेकर आता है यागो। तो ये कोटेशन ली गई है कहां से? ओथेलो से। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर मैचिंग वाला। ऑथर्स हैं, वर्क्स हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, सैमुअल बेकेट, ऑस्कर वाइल्ड, थॉमस किड। देखिए, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको एक भी अगर आप ठीक से मैच कर पाते हैं तो हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चन की सही होने की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ हम जानते हैं, सीज टू कॉन्क्योर, ये उनका फेमस प्ले है। सैमुअल बेकेट का फेमस प्ले वेटिंग फॉर गोडो, ऑस्कर वाइल्ड का एन आइडियल हस्बैंड, थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी। लिटरेचर के हर स्टूडेंट को इनके बारे में पता होता है। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और इस पेपर के अकॉर्डिंग इसका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोलिलिकी? सोलिलिकी क्या है? आपको चार ऑप्शन दिए हुए, लिटरेचर का हर स्टूडेंट को आना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, स्पीकिंग डायरेक्टली टू सेल्फ, इफ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, दिस इज कॉल्ड सोलिलिकी। हालांकि सोलिलिकी हम ज्यादातर प्लेज में यूज की जाती है, ड्रामा में यूज होती है, और स्टेज पर स्पीकर है वो ये मानता है कि मैं अकेला हूँ, हालांकि जो ऑडियंस है वो उसकी बात को सुन रही होती है। शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से इस डिवाइस का यूज किया है। और सोलिलिकी जनरली कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज को रिवील करने के लिए सोलिलिकी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा स्पीकिंग डायरेक्टली टू सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन पोइट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोइट्री वाज। देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में पहला अवार्ड जो दिया गया था, आर के नारायण ने गाइड के लिए जीता, और उसके बाद में कई सालों तक नॉवेल्स को ही दिया जाता रहा। पोइट्री के लिए फर्स्ट टाइम जयंत महापात्रा को ये अवार्ड दिया गया था। तो राइट आंसर डी। और उनके जो रिलेशनशिप्स का जो नामक पोइट्री कलेक्शन है उसको ये अवार्ड दिया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose statement is this? The language I speak become mine. It distortions its queeriness, all mine, mine alone.
ये फेमस लाइंस ली गई हैं कमला दास की पोएम एन इंट्रोडक्शन से, वहां से ये लाइन ली गई है। इंटरटेक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा कमला दास। नेक्स्ट वन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Shelley dismisses Keats' poetry by saying, in spite of his transcendent genius, Keats never was nor ever will be a popular poet. This is said by Shelley for Keats. Shelley disliked Keats' poetry because हम जानते हैं कि Shelley और Keats दोनों कंटेम्परेरी पोइट्स थे, लेकिन Shelley was a revolutionary poet. He never liked Keats' poetry. What was the reason? Reason answer B is correct. Keats' poetry is devoid of revolutionary spirit. क्योंकि कीट्स बहुत सारी ऐसी चीजों की बात करता है जो कि कंटेम्परेरीज नहीं है। और जो पीबी शैली था, ही वॉज ए रिवोल्यूशनरी पोइट। दैट्स वाई शैली का ये कहना है कि कीट्स जीनियस तो है, लेकिन वो कभी भी पॉपुलर पोइट नहीं होगा। हालांकि बाद में ये सत्य नहीं हुआ। कीट्स वाज ए वेरी पॉपुलर पोइट, स्टिल ही इज वेरी पॉपुलर। लेकिन अकॉर्डिंग टू शैली, क्योंकि कीट्स की पोइट्री में जो रिवोल्यूशनरी स्पिरिट थी, उसकी कमी की वजह से उसने ये सोचा था कि कीट्स कभी फेमस नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा बी। फोर्थ, द पोइट्स हु आर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर आर। इनमें से कौन सी पोइट्स की जो जोड़ी है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है? देखिए, सरोजिनी नायडू कभी नहीं मिला, जो फर्स्ट ही एकदम। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर को हम जानते हैं, दूसरे ऑप्शन वाले करेक्ट हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। टीएस इलियट को 1948 में ये अवार्ड दिया गया था। डब्ल्यू बी यीट्स को 1923 में, और सीमस हिनली को 1995 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। बाकी ऐसे नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा बी। 15, असर्शन एंड रीजन। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। इनमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर उसका रीजन दिया जाएगा। पहला देखिए, मेनी मॉडर्न ब्रिटिश राइटर इन्फ्यूज दियर वर्क विथ एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पायर। आपका असर्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, द वेस्टलैंड एंड्स इन ए फ्लरी ऑफ रैंडम एल्यूजन्स। बिल्कुल दोनों ही असर्शन और रीजन बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ above two statement choose the correct option. Correct of both assertion and reason are true, and reason is correct. Reason is correct explanation of assertion. तो पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैचिंग। दिस टाइम पोइट्स एंड नेम ऑफ पोएम इज गिवन। डब्ल्यू एच ओडन, डब्ल्यू बी यीट्स, रुडियार्ड किपलिंग और पीबी शैली। डब्ल्यू बी इनमें से दी गई है डब्ल्यू बी यीट्स की पोएम सितंबर 1, 1939। ये डेट आपको लोगों को याद होगी, द डे व्हेन सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड। तो डब्ल्यू बी यीट्स की पोएम है इनमें से सितंबर 1, 1939। डब्ल्यू बी यीट्स की पोएम ईस्टर्न 1916। और रुडयार्ड किपलिंग की पोएम है रिसेशनल। और पीबी शैली का एक सोनेट एट इंग्लैंड इन 1918। तो इसके अकॉर्डिंग बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विल्फ्रेड ऑन, सिगफ्रिड सेशन एंड रॉबर्ट ब्रुक्स आर रिगार्डेड एज फिलोसॉफिकल पोएट, पार्टीशन पोएट, वॉर पोएट्स, नेचर पोएट। ऑल आर कॉल्ड war poets. Sometimes their poetry is also called Georgian. They are sometimes called Georgian poets also. इन सभी लोगों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आसपास पोइट्री लिखी थी, इसलिए इनको वार पोइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोबारा मैचिंग वाले हैं, और इसमें आपको कोटेशंस दी हुई हैं और फिर उनकी मैचिंग करनी है।
टाइम हेल्ड मी ग्रीन बाय डाइंग दो आई सेंग माई चेन्स लाइक द सी। ये किस में से दिया हुआ है, ये कौन से का है, ये आपको पता करना है। तो ये डायलन थॉमस का फर्न हिल पोइम से लिया गया है। दूसरा, बोर्ड अनइफेक्टेड नोविंग द घासली ओल्ड स्प्रेड येट, ये फिलिप लार्किन की पोइम से है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन, आप जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोइम से लिया गया है। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन ड्यू ऑफ और सॉन्ग, ये सरोजनी नायडू की पोइम से लिया गया है। तो इन सबको हम लोग मैच करके देखते हैं, तो आंसर ए करेक्ट आता है। नेक्स्ट, एक बहुत ही फेमस पोएम की लाइन दी गई है और आपसे पूछा है कि ये लाइंस किसने लिखे हैं। ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। अल्फ्रेड टेनिसन की लास्ट पोएम जिसका नाम है क्रॉसिंग द बार, वहां से कोटेशन लिया गया है। तो राइट आंसर होगा अल्फ्रेड टेनिसन। देखिए, अल्फ्रेड टेनिसन ने मरते वक्त ये लिखा था, ये पोइम जब भी पब्लिश की जाए, हर मेरी पोइम के बिल्कुल लास्ट में, मेरे जो कलेक्शंस के एकदम अंत में ये पोइम पब्लिश की जानी चाहिए। बहुत फेमस लाइन्स हैं, याद रखनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a short poem that describes the personal thought and inner feeling of the author and usually has musical quality is known, and बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिरिक। इसका आंसर होगा लिरिक। एक छोटी पोएम जो हमारे पर्सनल थॉट को और हमारी इनर फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती है और जिसमें म्यूजिक क्वालिटी भी हो, निश्चित रूप से इसका आंसर लिरिक ही होगा। नेक्स्ट वन इज, read the given statement and choose the correct option. A hero is a short story by आर के नारायण, बिल्कुल सही है। हीरो नाम की आर के नारायण की मालगुडी डेज वाले कलेक्शन में एक शॉर्ट स्टोरी है। उसके अंदर एक लड़का है स्वामी, जिसका नाम है स्वामी इज ए यंग बॉय हु लव्स गोइंग टू स्कूल एंड डिसलाइक टू स्पेंड टाइम विथ हिज फ्रेंड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि स्वामी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बिल्कुल विपरीत, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहता है। ये गलत स्टेटमेंट है। ही इज पैम्पर्ड बाय हिज ग्रैंडमदर एंड सो ही स्लीप्स ओनली बाय हर साइड, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। स्वामी एक्सीडेंटली कैचेज ए थीफ बाय बाइटिंग इनटू हिज लिम्ब एंड क्राइंग आउट फॉर हेल्प, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट नंबर ए, सी एंड डी आर करेक्ट एंड बी इज फॉल्स। देखो, एक बहुत छोटी सी स्टोरी है जिसमें आर के नारायण एक बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में लिखते हैं कि किस तरह से वो भूत और प्रेत से डरता है, इसलिए हमेशा अपनी नानी के पास सोता है। फिर उसके पिताजी उस पर प्रेशर डालते हैं कि नहीं, तुझे अकेला ही सोना है, तो अपने पिताजी के ऑफिस में चला जाता है और उसी रात वो जाके वहां सो जाता है। उसी रात कोई चोर आता है और वो चोर, उस चोर को वो स्वामी पकड़ लेता है, बच्चा पकड़ लेता है, और उसकी वजह से पुलिस भी बाद में उसे पकड़ ले जाती है और वो हीरो बन जाता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, तो इसके अकॉर्डिंग सी आंसर सही है। Which of the following options show the order of publication of the novels by Chimamanda Ngozi Adichie? Chimamanda Ngozi Adichie एक कंटेम्परेरी अफ्रो अमेरिकन राइटर हैं और बहुत ही अच्छी लेखिका हैं। अब तक उसने तीन नॉवल लिखे हैं और उनका हमें उसने पूछा है करेक्ट जो ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। तो उनका सबसे पहला पर्पल हिबिस्कस के नाम से पहला प्ले जो 2006 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में हाफ ऑफ द येलो सन 2009 में, और अमेरिकाना ये 2013 में इसके नॉवल पब्लिश हुए थे। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डी आंसर सही है, पर्पल हिबिस्कस, हाफ ऑफ येलो सन, अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट does not show the attribute of the novel Brave New World? ये एक नॉवल है, इनमें से चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन से ठीक हैं, ये हमें पूछना चाह रहा है। आप आंसर क्वेश्चन को ठीक से देखिए, नोट दिया हुआ है, ठीक है। इट इज अ नॉवल बाय एडल्फ हक्सले, बिल्कुल ठीक है।
इट इज ए नॉवल बाय H.G. वेल्स, नहीं, ये सही नहीं है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1932 एंड इट वॉज ए डायस्टोपियन नॉवल, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ए और सी सही है। फिर डी, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1932 एंड इट वॉज ए पिक्रेस्क्यू नॉवल, ये भी सही नहीं है। तो स्टेटमेंट ए और सी ठीक है, लेकिन हमें पूछा है इसका विपरीत, डज नॉट शो। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, बी और डी। अब बी और डी जिसमें सही है वो सही आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। कई बार हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम सीधा साधा क्वेश्चन है, लेकिन हम देखते हैं कि एडल्ट एक्सले का है, डायस्टोपियन है 93, और इसका आंसर ए और सी कर देंगे। नहीं, हमें ऊपर क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ना चाहिए और उसके बाद में उसका आंसर दें तो ज्यादा सही हो। नेक्स्ट इज, read the following statement about the novel The God of Small Things and choose the correct options. God of Small Things के कुछ हमें 4 ऑप्शन वो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और फिर हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, द स्टोरी इज सेट इन आयनमन, केरला। करेक्ट आंसर, सॉरी, करेक्ट स्टेटमेंट, अमू इज मदर ऑफ राहेल एंड एस्ता। राहेल और एस्ता दोनों ट्विंस थे जिनकी मम्मी का नाम अमू है, ये भी सही है। वेलुथा डाइज बाय ड्राउनिंग इन द रिवर, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वेलुथा रिवर में डूबने की वजह से नहीं, नदी में डूबने की वजह से नहीं मरा था, बल्कि इंजरीज की वजह से मरा था, ये स्टेटमेंट गलत है। द लाइन ओनली दैट वंस अगेन दे ब्रूक द लव लॉ that lay down who study who should be loved and how much form part of the novel, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए, ये इसको कहते हैं एग्जैक्टली इंटरटेक्चुअल क्वेश्चन। एक टेक्स्ट के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका पूरा सारांश पूछ रहा है, इंटरटेक्चुअल क्वेश्चन कहलाते हैं इस तरह के। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो 1 बी सही होगा। 1, 2 and 4 are true, but 3 is false. Next question is, in the short story Toba takes in, which of the given statement is or are true, correct? देखिए, टोबा टेक्स इन सादत हसन मंटो की उर्दू में लिखी गई स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुए हैं। आप इससे समझिए कि अब ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं और सेट की एग्जाम्स में से पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट्स को देखते हैं। टोबा टेक्सिंग इज नेम ऑफ ए टाउन, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। द स्टोरी इज अबाउट बिशन सिंह, बिशन सिंह के बारे में ये कहानी है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बिशन सिंह हैज द मिस्टीरियस गिब्रिश, गिब्रिश क्या होता है, बड़बड़ाना, और पंजाबी में वो ऊपर दी गुरगुल दी अनेक्स दी बिया द मूंग द दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द दर, इस तरह से वो बड़बड़ाता रहता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बिशन सिंह डाइज इन नो मैंस लैंड, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हम देखते हैं कि किस तरह से बिशन सिंह नाम का एक करेक्टर है इसमें, जब पार्टीशन के समय में टोबा टेक सिंह नाम का एक जो गांव है उसकी कहानी है, और वो गांव बंटवारे के दौरान किस तरह से उसके लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटवारा होता है, और वो व्यक्ति पागल हो जाता है, पागल होते हुए हमेशा वो बड़बड़ाता रहता है, और लास्ट में जब वो मरता है तो फेंसेज के बीच में से, इधर पाकिस्तान की फेंस लगी हुई है, इधर हिंदुस्तान की, और वो बीच के अंदर मरता है, मीन नो मैंस लैंड, वो जमीन किसी की नहीं है। तो इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग डी सही है, ऑल 1, 2, 3 and 4 आर ट्रू। तो आज के लिए हम बस इन 25 क्वेश्चंस को ही हल कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि अगले जो 25 क्वेश्चन है अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।